दोस्तों नमस्कार। अन्वेषी इंडिया से मैं आनंद अन्वेषी। हर व्यक्ति का जीवन में अपने ज्ञान अनुभव का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मुझे भी कुछ ज्ञान लेने की एक ललक है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से बात करना, ये एक मेरी हॉबी में है और उस ज्ञान को ही फिर आगे दूसरों को परोस देना, ये भी मुझे अच्छा लगता है। इसी क्रम में आज मैं एक उस व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा जो मेरे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उनसे मेरी लगभग हर दिन मुलाकात होती है और उस मुलाकात में मेरे पास अनगिनत सवाल होते हैं और उसका कोई दायरा सीमित नहीं होता कि वो राजनीति पर होगा, साहित्य पर होगा, जीवन पर होगा, समाज पर होगा, देश पर होगा, वो किसी पर भी होगा। और उन व्यक्ति के पास हर बात का जवाब ऐसा होता है जिसको मुझे सुन करके बड़ी संतुष्टि होती है कि लगता है कि बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो व्यक्ति और कोई नहीं, प्रोफेसर जेपी मिश्रा जी हैं। जेपी मिश्रा जी ने सन 1971 में आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है। उसके बाद इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया। जिस समय ज्वाइन किया उस समय दुनिया की वो टॉप 10 में उसकी गिनती होती थी। वह उस कंपनी में जनरल मैनेजर के पद से वो सेवानिवृत्त हैं। आजकल एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे बहुत सारी बात सीखे हैं, उनमें से केवल आज एक पर चर्चा उनसे करेंगे, सिस्टम। वो अक्सर ये कहते हैं कि कोई भी संस्था, कोई भी देश को यदि तरक्की करनी है तो उसके अंदर एक सिस्टम होना चाहिए और यदि वो सिस्टम नहीं होगा तो उसका विकास जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हम इसी बात को विस्तार से जानने के लिए हम मुलाकात करा रहे हैं प्रोफेसर जेपी मिश्रा जी से। तो आइए अब सुनते हैं उनके विचार। सिस्टम का मतलब ये है कि हम कोई भी काम करें एक तरीके से करें। कोई जैसे घर परिवार ही है, उसमें तमाम आवश्यकताएं हैं, बहुत से लोग वहाँ रह रहे हैं, साधन हमारे सीमित रहते हैं और सभी की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। तो अगर हर आदमी अपने अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहेगा, समय का उपयोग करना चाहेगा, जैसा चाहे वैसा करना चाहेगा, तो जो सीमित साधन है उसमें सभी का गुजारा नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी बात आती तो होता है कि कोई एक व्यक्ति तो हो जो हमको ये गाइडेंस दे सके, जो बता सके कि वास्तव में हमें कब क्या करना चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, और उसको हम परिवार का मुखिया मान सकते हैं। और वो ये साधन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जैसी जिसकी आवश्यकता होती है वैसा वो निर्णय लेता है और बताता है कि ऐसे चलना चाहिए। और ऐसे ही परिवार के साथ साथ समाज में और भी बहुत संस्थाएं हैं। तो कोई भी संस्था है तो वहाँ तो कोई न कोई एक उसका लीडर होगा, कोई मुखिया होगा, कोई प्रवर्तक होगा जिसकी ये सोच होगी कि ये संस्थान आगे बढ़े और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके दिमाग में बहुत सी बातें होंगी कि हमको ऐसे आदमी चाहिए, इतना धन चाहिए, इतने लोगों की हमें एक्सपर्टाइज चाहिए। तो उसके अनुरूप वो संसाधनों को जुटाता है और फिर उनको कैसे अमल में लाएगा उसका एक तरीका बनाता है। उसी तरीके को हम सिस्टम कहते हैं। उसमें ये होता है एक ही आदमी सारा काम नहीं करेगा, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में काम को बांटता है, फिर उस ग्रुप का भी एक मुखिया बना देता है। ऐसे कई समूह बने तो उनको एक ग्रुप बना दिया फिर उनको इस तरह से क्या है कि संस्थान जब बड़ा होता है तो 3-4 हायरार्की हो जाती है और सबके अपने अधिकार बता दिए जाते हैं कि आपका अथॉरिटी क्या है, आपकी पावर क्या है और आपका दायरा क्या है, क्या निर्णय आप ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। और जो उसका कार्य क्षेत्र है उसमें लीडर जो ऊपर का है वो सोचता है कि इसको पूरी स्वायत्ता रहे, वहाँ कर सके। लेकिन जब कोई ऐसा निर्णय जो दूसरे ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें ये होता है कि जो ऊपर का लेवल का आदमी देखे, ऐसे करते करते बात ऊपर तक जाती है और लास्ट में जो उसका हेड है उसके पास
उसको मॉनिटर करने के लिए जो है अलग अलग जो ग्रुप के जो लीडर्स हैं वो उसको जो इनपुट देते हैं और उनको देख करके वो निर्णय लेता है कैसा है, क्या इसमें कोई बदलाव करना है, क्या क्या प्रोसेस बनाने हैं, सिस्टम को इसको ऑर्गेनाइज करने की कोई अलग सी व्यवस्था बनानी है। तो ये लाइन ऑफ कमांड क्या होगा, अथॉरिटी क्या होगी, ड्यूटी, प्रोसीजर सब। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो है हम जो कहते हैं कि एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये अपने आम भाषा में जो सिस्टम की बात ये है। और मैनेजमेंट के हिसाब से जाएंगे तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से करता है कि कोई कार्य करना है, उसका एक विज़न होना चाहिए। फिर विज़न है तो उसके लिए जो विज़न पूरा करने के कोई मिशन होना चाहिए। फिर उस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ अलग अलग गोल होते हैं जी। और फिर गोल के अलावा जो अलग अलग टास्क होते हैं जी। और फिर उस टास्क को करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये हायरार्की, लाइन ऑफ कमांड, ये सब चीज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट का अपना जो है वो एक सिस्टमेटिक अध्ययन है सिस्टम के बारे में। लेकिन आम लोगों को जो करना है वो ये है कि जैसे आप कहीं भी है, कोई ग्रुप है तो उसका कोई एक मुखिया होगा और वो अपने हिसाब से जो कुछ नियम कानून बना रहा है उसको फॉलो करें। और उसमें अगर कोई कमी आ रही है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऊपर के आदमी से कह सके लोग ये, और उसके अनुसार फिर बदलाव करता रहेगा। तो ये सिस्टम जो एक सतत प्रक्रिया है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है सिस्टम को बदलाव करते रहता है। सर, आपने बात बिल्कुल सही कही है और सैद्धांतिक रूप से ये बिल्कुल अच्छी लग रही है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यवहार में इसका पालन नहीं होता है। कारण जो मेरी समझ में आ रहे हैं अभी कि जो टॉप का लीडर है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो देश हो या कोई भी हो, टॉप का लीडर अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है। वो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की योग्यताओं को, दूसरों की प्रतिभाओं का पर परवाह न करे हुए वो अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहता है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि एक टॉप लीडर के नीचे अंडर में उसने जो और छोटे छोटे लीडर बनाए या और जो मेंबर्स हैं वो लीडर को लीडर नहीं मानते और वो कहते हैं इनसे ज्यादा तो मैं समझदार हूं और मेरे हिसाब से चीजें चले। तो ये जो एक टकराव होता है या एक अहम होते हैं, लीडर के अंदर अपना एक अहम है, छोटे उसके सबऑर्डिनेट के अंदर अपना एक ईगो या एक दूसरे किस्म का भाव है। तो इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है कि वो आपस में टकराव भी ना हो और एक रिजल्ट आए। ये अहम की बात जो ईगो है ये लगभग सभी में होता है। लेकिन जिसको कुछ परिणाम देना होता है वो अपने अहम की सीमा को आप सम्मान तक रखता है, स्वाभिमान तक रखता है। वो अहंकार के रूप में नहीं लेता। अगर वो अपने ईगो को अहंकार के स्तर पर ले जाएगा तो वो जो करना चाहता है वो नहीं होगा। और ईगो के हिसाब से आदमी अगर चलेगा तो फिर ऐसा है कि वो लीडर डेवलप करेगा नहीं, वो अपना सबऑर्डिनेट डेवलप करेगा, लेकिन किसी को ऐसा नहीं डेवलप करेगा कि जो उसका स्थान ले सके। जबकि संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा है कि आप ऐसे लोग तैयार करें जो आपके बाद भी संस्था को चला सकें। पर जब तक वह दृष्टि नहीं है, संस्था की प्रकृति जो है एक समय के बाद रुक जाएगी। और हो सकता है कि जो अहंकारी है उसके जीवन काल में ही वो चीज़ें न हो पाए जो करना चाहता है। तो अगर किसी को आगे संस्था को बढ़ाना है तो उसका ये दायित्व हो जाता है कि वो देखे कि भाई उसके न रहने पर जो है कौन उसको लीड करेगा, और उसको ज़िंदा रहते हुए भी अगर उसको बढ़ाना है तो वो कितने लोगों को जो है अपने साथ जोड़े कि जो उसका उद्देश्य है वो सफल हो सके। तो अगर अहंकार में है तो संस्था का विकास नहीं हो पाएगा। उसको एक आत्मसम्मान तक अपने उसमें रखना पड़ेगा और जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी आत्मसम्मान के हिसाब से उचित आत्मसम्मान दे करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो लीडरशिप को डेवलप नहीं करना चाहता संस्थान कभी कभी जो है वो प्रगति को अपने आप ही रोक देगा। ये लीडर के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बताया। जो सबऑर्डिनेट हैं, कई बार सबऑर्डिनेट लीडर को लीडर मानने को तैयार नहीं होते, उनके भी अपने अपने कारणों से अलग अलग अहम होते हैं। तो इसका समाधान क्या है आपकी नज़र से? ये जो सबऑर्डिनेट है
उसको जो है खुद लीडर के बराबर में अपने को नहीं करना चाहिए जो है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा है कि ये लीडर सक्षम नहीं है, तो या तो उसको इनडायरेक्टली कुछ सुझाव दे, भाई आप ऐसा करना चाहिए आपको। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, तो या तो ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने हिसाब से जो कर सकता है कंटिन्यू करता रहे, समय का इंतजार करे, जब उचित माहौल हो तब कोई राय बात रखे। अगर वो भी नहीं कर सकता है तो फिर उसे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को तलाश करना चाहिए, वहाँ रह करके जो है अपना समय बर्बाद करें और संस्था की प्रगति को न रोकें। धन्यवाद सर। बातें तो आपसे बहुत की जा सकती हैं, लेकिन संक्षेप में यदि बात की जाए तो आपने बहुत अच्छे ढंग से अपने पक्ष को रखा और हमारी जिज्ञासा को शांत किया। उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी इससे कुछ सीखेंगे और इसके अलावा भी कोई वो अपनी राय रखते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।